अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और वीडियो के साथ मैं हूं विकास अकरम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो टेस्ट नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम 15 न्यू क्वेश्चंस देखेंगे। असल में ये क्वेश्चंस मार्च के एग्जाम में आए थे, लेकिन क्योंकि हम तरतीब के साथ जा रहे हैं तो इस वजह से इसका नाम रखा है टेस्ट नंबर 7। तो इस तरह से हम एक एक करके टेस्ट जो है ना वो बढ़ाते जाएंगे ताकि आपको ढूंढने में या देखने में आसानी हो। तो पहला सवाल है आज के टेस्ट का ये: ¿En qué caso debe moderar la velocidad? ¿En qué caso किस केस में debe करना चाहिए? moderar होता है कम करना, moderar la velocidad स्पीड कम करनी चाहिए। ऑप्शन ए, al acercarse a vehículos inmovilizados, जब आप रुकी हुई गाड़ियों के करीब जाएं, en la calzada सड़क पे, tanto dentro como fuera de poblado, चाहे वो शहर के अंदर हो, आबादी के अंदर हो या आबादी से बाहर। ऑप्शन ए, al aproximarse a un paso a nivel, जब आप किसी भी जो गाड़ी या रेलगाड़ी है उसके पटरी के नजदीक जाएंगे तब। और ऑप्शन सी, al aproximarse a un cambio de rasante, जब आप सड़क ऐसे हिस्से में जाएं जो कि मतलब जहां पे कोई ऊंच नीच हो। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, कि जब आप एक पासो आ निवेल, जहां किसी भी फाटक के नजदीक जब आप जाएंगे तो आपको स्पीड कम करनी चाहिए। ऑप्शन ए सही जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि वो कह रहा है कि चाहे आबादी के अंदर गाड़ी रुकी हो चाहे आबादी से बाहर। तो अगर तो आबादी से बाहर सिर्फ ऑप्शन होता तो फिर ये सही जवाब था, लेकिन आबादी के अंदर तो आपको बहुत सारी गाड़ियां रुकी हुई नजर आती हैं, तो फिर आप तो आहिस्ता करते ही रह जाते हैं हर वक्त। इसलिए सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, जब आप किसी भी पासवा निवेल के करीब जाएंगे। अगला सवाल: ¿Está permitido montar neumáticos con un código de velocidad distinto al que recomienda el fabricante? तो क्या आप ऐसा टायर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका जो स्पीड का कोड हो वो डिफरेंट हो ऐसे कोड से जो कि आपका फैब्रिकेंट रिकमेंड करता है? मतलब हर टायर के ऊपर कोड्स होते हैं। तो सवाल ये कह रहा है कि क्या आप ऐसा कोड या ऐसा टायर यूज कर सकते हैं जो कि सेम ना हो? तो ऑप्शन ए कह रहा है सी, siempre que sea superior al recomendado। बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट कोड, लेकिन वो कोड जो आपको रिकमेंड किया जा रहा है उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि आपने आपकी गाड़ी उसके साथ 250 की स्पीड तक जा सकती है, तो 260 या 270 वाला आप कर सकते हैं। ऑप्शन बी, सी en cualquier caso, किसी सूरत में भी। और ऑप्शन सी, नो está prohibido, नहीं ये ममनू है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल्कुल आप डिफरेंट कोड वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कोड इससे बड़ा होना चाहिए, जो आपको रिकमेंड किया जा रहा है उससे ज्यादा स्पीड वाला होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो टायर होते हैं इनके ऊपर इस तरह से कोड होते हैं, और ये जो वी वाला है या वी या यू या डब्ल्यू जिस पे लिखा होता है ये स्पीड का होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका वी है। अगर आपको रिकमेंड किया गया कि आपने वी रखना है तो फिर आप यू वाला नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि उसके साथ मैक्सिमम 200 स्पीड है, लेकिन डब्ल्यू वाला आप कर सकते हैं क्योंकि वो 270 तक है। इससे ज्यादा स्पीड वाला आप कोड वाला यूज कर सकते हैं, कम वाला नहीं। अगला सवाल: ¿Cuándo está prohibido utilizar la luz de carretera o largo alcance? कब आपके लिए ममनू है कि आप बड़ी लाइटों का इस्तेमाल करें जिनको कहते हैं लूज de carretera या largo alcance? ऑप्शन ए, cuando pueda deslumbrar a otros usuarios, जब किसी और को आप deslumbrar कर सकें, मतलब उसकी आंखों में आपकी जो है लंबी लाइटें जो है ना वो जाएं और वो देख ना सके। ऑप्शन बी, cuando circule por vía interurbana a menos de 40 kilómetros por hora, जब आप आबादी से बाहर वाली जो सड़क होती है उस पर 40 की स्पीड से कम जा रहे हैं तब। और ऑप्शन सी, cuando la utilice simultáneamente con la luz de corto alcance, जब आप छोटी लाइटों के साथ इकट्ठा आपको इस्तेमाल करें तो फिर ये ममनू है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जब आप किसी और को दिसलुम्बरा कर सकें या आपकी लाइटों की वजह से कोई और दिसलुम्बरार हो तो फिर आपके लिए प्रोहिबिdo है, ममनू है कि आप इसका इस्तेमाल करें। ऑप्शन बी कह रहा है कि 40 से कम अगर आप जा रहे हैं तो फिर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये इस केस में ऑप्शनल है। यहां आप देख सकते हैं बड़ी लाइटें आपने लाजमी है आपके लिए उनका इस्तेमाल करना जब आप किसी को खतरा ना हो किसी के लिए, आबादी से बाहर आप गाड़ी चला रहे हैं और 40 की स्पीड से ज्यादा चला रहे हैं और रोशनी वहां पे कम है, इनसुफिशियंटमेंटे इल्यूमिनादा carretera, और 40 से ज्यादा स्पीड आपकी, तो फिर लाजमी आप अपनी लाइटें बड़ी लाइटों का इस्तेमाल करें।
अगर आप 40 से कम जा रहे हैं तो फिर आपके लिए ऑप्शनल है, आप इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन किसी सूरत में भी आपने लाइटों का इस्तेमाल नहीं करना जब सामने से कोई गाड़ी आ रही हो जिसके ड्राइवर को आप देसलुम्बरार कर सकें। अगला सवाल है, como norma general आमतौर पे en qué vías está prohibido circular marcha atrás, कौन कौन सी सड़क पे रिवर्स गाड़ी चलाना ममनू है? ऑप्शन ए सोलो इन लास vías urbanas, सिर्फ और सिर्फ आबादी वाली सड़कों पे। ऑप्शन बी इन todas las vías, हर किस्म की सड़क पे। salvo como complemento a alguna maniobra, सिर्फ और सिर्फ इजाजत होगी कोई और मानियोब्रा करने के लिए, हेल्प अगर आपको चाहिए, मतलब गाड़ी पार्क करने के लिए या किसी जगह से निकलने के लिए एक्सेट्रा। और ऑप्शन सी कह रहा है सोलो इन लास autopistas या autovías, सिर्फ और सिर्फ autopista और autovía पे ये ममनू है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नॉर्मा जनरल ये है कि हर किस्म की सड़क पे ये ममनू है कि आप रिवर्स गाड़ी चलाएं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसा कि कॉम्प्लीमेंटो किसी और मनियोब्रा का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंटो मनियोब्रा जब आपने मतलब गाड़ी पार्क करनी है कोई, तो उस केस में आप या परादा करना है या estacionamiento करनी है या इनकॉर्पोराción आपने करनी है, तो इन तीनों के लिए आप गाड़ी रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन ये बात जहन में रखें मैक्सिमम 15 मीटर्स और कोई भी आपने चौराहा क्रॉस नहीं करना। मैक्सिमम 15 मीटर और कोई भी चौराहा मतलब इंटरसेक्शन आपने क्रॉस नहीं करनी रिवर्स। किस सूरत में आप कर सकते हैं, मतलब मीटर्स की आपको मतलब परवाह नहीं होगी जब ना आप सामने जा सकें ना लेफ्ट या राइट मुड़ सकें। इस तरह का केस जब होता है का ये सिन सरीदा होता है तो उसमें आप रिवर्स आ सकते हैं, किसी और सूरत में नहीं। तो अगर कॉम्प्लीमेंट तो आपने इन तीनों में से किसी का करना है तो ये जेन में रखें मैक्सिमम 15 मीटर और कोई भी क्रॉस आप इंटरसेक्शन क्रॉस नहीं कर सकते। अगला सवाल है una línea blanca más ancha de lo normal indica, एक सफेद लाइन जो कि आम जो लाइन होती है सड़क पे उससे चौड़ी होती है तो वो क्या बताती है? ऑप्शन ए el borde de la calzada ऑप्शन ए el borde de la calzada si la línea es continua, अगर ये कंटिन्यू है तो ये बता रही है कि यहाँ पे सड़क खत्म हो रही है। ऑप्शन बी la existencia de un carril especial por ejemplo para determinados vehículos, ये बताती है कि ये एक स्पेशल सड़क है किसी मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों के लिए, मतलब ये बस की हो सकती है, टैक्सी की हो सकती है, साइकिल की हो सकती है। ऑप्शन सी कह रहा है sirve para delimitar únicamente un carril bus, सिर्फ और सिर्फ ये बस के ट्रैक के लिए होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये मुख्तलिफ किस्म की जो स्पेशल ट्रैक होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। ये जो थोड़ी सी चौड़ी जो लाइन होती है यहाँ पे बस के लिए भी हो सकती है, टैक्सी के लिए भी हो सकती है, जो स्पेशल कह लें साइकिल के लिए जो ट्रैक होता है उसके लिए भी हो सकती है। तो ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि वो कह रहा है únicamente, मतलब सिर्फ और सिर्फ। तो ऑप्शन बी में कह रहा है ये किसी भी किस्म की स्पेशल ट्रैक हो सकता है, तो इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है a la vista de esta señal, ये साइन बोर्ड देखते हुए que vehículos podrían acceder a la vía donde está colocado, कौन सी गाड़ी इस सड़क पे एंटर हो सकती है जहां पे ये लिखा हुआ हो? ऑप्शन ए un turismo, एक कार। ऑप्शन बी una motocicleta de dos ruedas sin sidecar, एक मोटरसाइकिल दो टायरों वाली जिसके पीछे ट्रॉली ना हो। और ऑप्शन सी un autobús escolar, स्कूल की एक बस। तो ये वैसे तो ये साइन बोर्ड जो हमें प्रोवीर कर रहा है कोई भी मोटर वाली गाड़ी यहाँ पे नहीं जा सकती। तो आप कहेंगे मोटरसाइकिल भी मोटर वाली गाड़ी होती है, तो जब इसे दो हिस्सों में डिवाइड करके साथ में मोटरसाइकिल का निशान हो तो उस केस में मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता, लेकिन अगर सिर्फ ये कार का निशान है तो कोई भी मोटर वाली गाड़ी वहां पे नहीं जा सकती। तो इन ऑप्शंस में से कौन सी जा सकती है? ऑप्शन बी मोटोसिक्लेटा सिन सीधे कार दे दो रुएदास, दो टायरों वाला जो मोटरसाइकिल होगा सीधे कार के बिना वो जा सकता है। बस भी नहीं जा सकती क्योंकि ये एक ऑटोमोबाइल है, और टूरिस्मो भी नहीं क्योंकि दोनों ये मोटर वाली गाड़ी हैं। तो इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल, si un conductor se encuentra esta señal, एक ड्राइवर को ये साइन बोर्ड मिलता है, debe saber que en la próxima intersección, उसे पता होना चाहिए कि अगला जो चौराहा है उसमें क्या उसको पता होना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है tiene prioridad sobre los vehículos que se acerquen por la derecha, उसे प्रियोरिदाद है, उसे फोकियत है उन गाड़ियों पे जो कि अगले चौराहे में दाएं जानिब से आएंगी, मतलब उससे प्रियोरिदाद हासिल है दाएं जानिब से आने वालों पे। ऑप्शन बी से aplica regla general de prioridad de paso, जो रेगला general है, जो कायदा है प्रियोरिदाद का
आम तौर पे वो इस्तेमाल होता है जो, वो अपनाया जाएगा। और ऑप्शन सी कहता है debe ceder el paso a los vehículos que se acerquen tanto por la derecha como por la izquierda। उसे ceder करना होगा, उसे पहले गुजरने देना होगा उन सारी गाड़ियों को जो कि चाहे वो दाएं जानिब से आए चाहे वो बाएं जानिब से आए। तो इसका सही जवाब क्या है? अगर आपके सामने ये साइन बोर्ड आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका पहले तो मतलब बताते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पे कोई किसी को भी प्रायोरिटी नहीं है, वहां पे जो रेगला है, जो कायदा है, वो अपनाया जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, कि जो प्रियोरिदाद का कायदा है उसे अपनाया जाएगा। तो कायदा कहता क्या है प्रियोरिदाद का? तो प्रियोरिदाद का कायदा कहता है कि किसी भी इंटरसेक्शन पे जब कोई किसी किस्म का साइन बोर्ड नहीं होता कि किसने पहले गुजरना है, या हमें ये मिलता है जो भी मैंने आपको दिखाया था, तो पहले वो गुजरेगा जो सबसे दाएं जानिब हो, देरेचा पे जो आला देरेचा जो होगा उसे गुजरने का पहले हक है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए, कोई साइन बोर्ड ना हो, तो इसके मोटरसाइकिल के दाएं जानिब ये कार है, तो इसलिए मोटरसाइकिल पहले नहीं आ सकता। इसके दाएं जानिब ये ट्राला है, तो ये पहले ऑरेंज वाला पहले नहीं जा सकता। लेकिन इस ट्राले के दाएं जानिब कोई भी नहीं है, तो इसलिए ट्राला पहले गुजरेगा, ये कार बाद में गुजरेगी और एंड पे ये मोटरसाइकिल गुजरेगा। ये है कायदा जो कि होगा एक पहले जो दाएं जानिब से जो गाड़ी को होगी वो पहले गुजरेगी। अब आप कह सकते हैं अगर यहां पे भी गाड़ी हो तो क्या? तो क्वेश्चंस में इस तरह का केस आपके सामने नहीं आएगा। सवाल आप इसलिए होता है ताकि पता चले कि आपको समझ आई है या नहीं। तो उसमें ज्यादातर आपको 3 ही गाड़ियां मिलेंगी, 3 या 2, 4 गाड़ियां वाला इंटरसेक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तो जवाब फिर आप क्या देंगे उसमें। इसलिए कायदा यह है कि दाएं जाने वाला पहले गुजरेगा, तो इसे कहते हैं कायदा general de prioridad, सॉरी regla general de prioridad। अगला सवाल कहता है el conductor de un furgón, एक फुर्गोनेता ये आपको जो नजर आ रहा है इसका ड्राइवर, cuando podrá circular sin utilizar el cinturón de seguridad, कब वो ड्राइविंग कर सकेगा ये जो सीट बेल्ट है उसके बिना? ऑप्शन ए dentro de poblado, आबादी में, en trayectos cortos, छोटे छोटे जो उसके trayectos होंगे, cuando realice sucesivas operaciones de carga y descarga, जब वो कार्गा और descarga थोड़ी थोड़ी जगहों पे उसने करना हो। ऑप्शन बी dentro de poblado no tiene obligación de utilizar el cinturón de seguridad, आबादी के अंदर उसे cinturón de seguridad पहनने की जरूरत नहीं है। और ऑप्शन सी en ningún caso, किसी सूरत में भी नहीं, siempre debe utilizar el cinturón de seguridad, हमेशा उसे सीट बेल्ट पहनना होगा। तो इसका सही जवाब है, क्योंकि सवाल ये था कब वो सीट बेल्ट के बिना ड्राइविंग कर सकता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जब उसे थोड़ी थोड़ी जगह बाद या थोड़ी थोड़ी देर बाद लोड या अनलोड करना उसे पड़े, तो उस सूरत में वो कार्गा डिस्कार्गा अगर उसने करना हो थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो फिर उसे इजाजत है कि वो सीट बेल्ट ना पहने। मुकम्मल आबादी वाले एरियाज में उसे बिल्कुल इजाजत नहीं है कि आप सारी आबादी वाले एरियाज में वो सीट बेल्ट ना पहने, और ये भी नहीं कि हर वक्त उसे पहनना है। इसलिए सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी गाड़ियां सीट बेल्ट के बिना या किस वक्त गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। तो हर किस्म की जो सड़क होगी उसमें जब आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो फिर आपको इजाज़त है कि आप सीट बेल्ट ना पहने, या अगर आपके पास डॉक्टर का कोई सर्टिफिकेट है वो आप दिखा सकते हैं जिससे ये मतलब साबित किया जा सके कि आपको कोई ख़ास बीमारी है जिसकी वजह से सीट बेल्ट आप नहीं पहन सकते, और आप वो बाकायदा सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, तो फिर आप लाजमी नहीं है कि आप पहने। अगर आबादी वाले एरियाज पे आ जाएं तो यहाँ पे टैक्सी वालों को जब वो सर्विस में होते हैं, जब उसके पैसेंजर्स उनके साथ होते हैं, तो फिर उनके लिए लाजमी नहीं है कि वो सीट बेल्ट पहने। जब थोड़ी थोड़ी जगहों पे कार्गा डिस्कार्गा करना होता है, जैसे ये बुतानो वाला होता है, इसको भी इजाज़त है कि वो ना पहने। और एम्बुलेंस में जो मुसाफिर टोटल जो चाहे वो ड्राइवर है चाहे उसके साथ जो बैठे हुए हैं उनको भी इजाज़त है सीट बेल्ट के बिना। और ड्राइविंग स्कूल वाले जो टीचर्स होते हैं उनको भी इजाज़त है कि वो सीट बेल्ट के बिना गाड़ी में बैठ सकते हैं। ये है आबादी वाले एरियाज में, और हर किस्म की सड़क में हमने देखे हैं कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट के साथ और पार्किंग के लिए। अगला सवाल है cómo se llama la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo। उस चीज को क्या कहा जाता है जो कि ड्राइवर करता है जब वो कोई खतरा देखता है या कोई चीज देखता है और फिर उसके मुताबिक काम करता है, उसके ऊपर जो है ना वो उस मतलब जो उसके लिए रिक्वायर्ड हो उस वक्त वो करता है। मतलब आपने देख लिया और देखने के बाद जब आप वो काम करेंगे जो उसका जो आपको करना चाहिए, तो उस टाइम को क्या कहते हैं, या जो फासला होता है उसे कौन सा फासला कहते हैं।
distancia de frenado, distancia de reacción या distancia de detención। तो इन तीनों में से कौन सी ऐसी है जब आप कोई खतरा देखते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं, सिर्फ ये फासला, तो इसे कहते हैं डिस्टेंसिया दे रिएक्शन। ये आपका रिएक्शन का टाइम होता है, जब आप कोई चीज देखते हैं और देख के बिल्कुल ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, तो देखने से ब्रेक लगाने तक जो फासला आप तय करते हैं उसे कहते हैं डिस्टेंसिया दे रिएक्शन। इस एग्जाम्पल में आपको सही तरह से नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको खतरा नजर आया, स्टॉप है, यहाँ पे आपने स्टॉप करना है। आप यहाँ थे तो आपने देखा है, जब आपने देखा है और ब्रेक लगाने की कोशिश किया तो आपकी गाड़ी यहां से यहां तक आ गई थी, ब्रेक तक अपना पाँव ले जाने तक आपकी गाड़ी यहां आ गई थी, तो इसे कहते हैं डिस्टेंसिया दे रिएक्शन। रिएक्शन में आपका ये टाइम गुजरा, ये tiempo de reacción होगा अगर टाइम की बात की जाए, और अगर फासले की बात की जाए तो डिस्टेंसिया दे रिएक्शन। जब आपने उसके ऊपर ब्रेक के ऊपर पाँव रखा, वहां से गाड़ी रुकने तक, इसे कहते हैं डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो। जब आपने फ्रेनार करना शुरू किया वहां से गाड़ी रुकने तक, डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो। और ये जो मुकम्मल होती है इसे कहते हैं डिस्टेंसिया दे detención। डिस्टेंसिया दे detención देखने से लेकर रुकने तक, रिएक्शन देखने से लेकर ब्रेक के ऊपर पाँव ले जाने तक, और फ्रेनादो पाँव से लेकर गाड़ी रुकने तक। आखिरी सवाल है, dos vehículos del mismo tipo se encuentran justo en la mitad de este estrechamiento। एक ही टाइप की दो गाड़ियां हैं, वो एक ही जगह, मतलब एक इस तरह के estrechamiento पे आ गई हैं जहां से दोनों का गुजरना इकट्ठे मुश्किल है। अब वहां पे en el que la prioridad no está señalizada, कहीं पे भी नहीं लिखा कि किसको पहले गुजरना है। ¿Cuál de ellos tendrá preferencia de paso? किसको गुजरना होगा? ये सवाल आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दफा होता है किसको मार्चा त्रास करना होगा, मतलब वापस आना होगा, और कभी कभार कहते हैं किसको पहले गुजरना होगा। किन tiene preferencia, जो कि इस केस में कह रहे हैं पहले कौन गुजरेगी। ऑप्शन ए, el vehículo que tenga que dar marcha atrás menor distancia, जिसको कम जो फासला है वो आपने मतलब रिवर्स करना हो। तो यहाँ पे तो कह रहे हैं वो बिल्कुल सेम जगह पे हैं। ऑप्शन बी कह रहा है el vehículo que tenga que dar marcha atrás mayor distancia, जिसे ज्यादा मीटर्स पीछे आना होगा वो पहले गुजरेगा। और ऑप्शन सी कह रहा है el vehículo que tenga mayor longitud, anchura o masa máxima autorizada, वो गाड़ी जिसकी लंबाई या चौड़ाई या उसका मासा ज्यादा हो वो पहले गुजरेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जब गाड़ी एक तरह की होगी और उसमें एक ही जगह पे होगे, साइन बोर्ड भी नहीं है, तो फिर गुजरने का पहले हक उसको है जो कि ज्यादा लंबा, बड़ा या ज्यादा मासा वाली गाड़ी होगी वो पहले गुजरेगी। जो छोटी गाड़ी होगी, कम वजन वाली गाड़ी होगी, उसे मार्चा त्रास करना होगा या वापस आना होगा। तो ये प्रायोरिटी आपने जहन में रख लेनी है। सबसे पहले तो अगर साइन बोर्ड लगे हुए हैं तो फिर वो साइन बोर्ड आपको बता देता है किसने गुजरना है। ये कह रहा है कि आप पहले गुजरेंगे, दूसरे को रुकना होगा, और ये दोनों कह रहे हैं कि आपको वेट करना होगा। ये कह रहा है कि आप से देर करेंगे और दूसरा कह रहा है कि आप वेट करें और सामने वाला पहले आएगा। नंबर 2 पे अगर ये साइन बोर्ड नहीं है तो जो पहले दाखिल हो गया है वो पहले गुजरेगा। तो अगर दाखिल भी दोनों एक ही जगह टाइम पे हुए हैं तो फिर ये लिस्ट है जो इस चैनल की जो थ्योरी की वीडियोस है उसमें आप ये देख सकते हैं। 10 किस्म के जो गाड़ियां उनकी लिस्ट है, तो उस लिस्ट में आप देख सकते हैं कौन सी गाड़ियां पहले गुजरेंगी, कौन सी बाद में। ये 10 किस्म की गाड़ियां हैं। लेकिन अगर गाड़ी भी एक ही किस्म की हो, vehículo del mismo tipo हो, तो फिर जिसको ज्यादा मार्चा त्रास पीछे करना हो वो। लेकिन अगर दोनों का फासला भी सेम है, जो कि इस केस में था कि वापस भी दोनों ने एक ही तरह का जाना है, तो फिर उस सूरत में ज्यादा चौड़ी, ज्यादा लंबी या ज्यादा वजनी गाड़ी पहले गुजरेगी और बाकी दूसरी गाड़ी को मार्चा त्रास करना होगा। तो इसके साथ आज की क्लास का करते हैं अख्ताम। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि मुख्तलिफ किस्म की और बहुत ही अहम क्लास थी, बहुत मेन चीज़ों के बारे में इसमें बात हुई है। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने में मदद मिली हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।